तो ठीक 1 महीने पहले इजराइल ने गाजा को लेकर जो रणनीति डिजाइन की थी, उसके तहत आज की इस रणनीति को देखते हुए एक बड़ा फैसला हो रहा है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर इजराइल का होगा गाजा। ये सबसे बड़ी खबर हमारे साथ है, हमारे पास है। और इस बीच आपको बता दूं, हमारे सहयोगी ग्राउंड रियलिटी हमें दिखाएंगे। विपिन चौबे मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मनीष झा भी हमें ज्वाइन करेंगे, और स्टूडियो में इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एनालिसिस इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। और इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए जो रणनीति अपनाई जा रही है, बड़े फैसले हो रहे हैं। रणनीति को अब जमीन पर कैसे उतारा जा रहा है, गाजा को चारों तरफ से कैसे घेरा जा रहा है, और 48 घंटे बाद गाजा में वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ है। बड़ी खबर यह है कि नेतन्याहू के कमांडर्स ने इस बार हमास पर वो शिकंजा कसा है कि हमास चारों खाने चित हो जाएगा। आईडीएफ कमांडर्स ने शपथ ले ली है, हमास का अंत उन्हीं सुरंगों में किया जाएगा जिसे वो किसी तरह से इस्तेमाल करते आए हैं। इस बीच हालात को देखते हुए जो फैसले लिए जा रहे हैं और जो तस्वीरें जारी की जा रही हैं, उसको देखते हुए क्या बड़े दावे हुए हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर है गाजा पर इजरायली सेना के शिकंजे को लेकर, क्योंकि शिकंजा जिस तरीके से कसता जा रहा है, ग्राउंड ऑपरेशंस अगले चरण में पहुंच गए हैं, और गाजा के लिए अगले 48 घंटे क्यों है इतने अहम। सबसे बड़ी खबर, आईडीएफ ने गाजा को अब चारों तरफ से घेर लिया है और गाजा को आधा काट दिया गया है। गाजा शहर का घेराव जिस तरीके से किया गया है, उसकी ग्राउंड रियलिटी तो आपके सामने होगी, लेकिन इस बीच 48 घंटों में आईडीएफ किस तरीके से गाजा को लेकर रणनीति बनाते हुए इसमें शामिल होने का ऐलान कर सकता है, इसको लेकर सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि गाजा शहर के घेराव में इंपॉर्टेंट यह है कि अगले 48 घंटे किस तरीके से गाजा के लिए अहम हो जाते हैं, जहां समझना यह जरूरी है कि 48 घंटे में आईडीएफ गाजा शहर में प्रवेश कर लेगी। गाजा शहर को 48 घंटे में पूरी तरीके से कब्जे में क्या अब ले लिया जाएगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि इसी को देखते हुए आईडीएफ जिस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए 48 घंटे का यह दावा कर रहा है, उस पर मैं मेरे सहयोगी मनीष से भी बातचीत करूंगी। आपको बता दें, आईडीएफ ने पूरे गाजा को 2 हिस्सों में बांटने की जो रणनीति अपनाई है, उसको देखते हुए जो फैसले लिए गए हैं, उसमें उत्तरी गाजा और दक्षिणी गाजा में इसे बांटने का जो फैसला हुआ है, ये आज के इस हालात में किस स्ट्रैटेजी के तहत आईडीएफ की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। और इस बीच आपको यह भी बता देते हैं कि 48 घंटे में कैसे इजरायली सेना गाजा पर कब्जा करने की रणनीति बनाते हुए आगे बढ़ रही है, क्योंकि जिस 48 घंटे के प्लान का लगातार मैं जिक्र कर रही हूं, उसमें सबसे पहला चरण माना जा रहा है हमास ऑपरेटिव्स के ठिकानों पर टारगेटेड अटैक का। दूसरा इंपॉर्टेंट चरण होगा जहां हमास नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त करने की बात कही जा रही है। उसमें तीसरा चरण होगा सुरंगों में घुसकर पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने का, और चौथा चरण जहां स्थानीय लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिया जाएगा। लेकिन क्या स्थानीय लोगों से इस भरोसे की उम्मीद की जा सकती है? मनीष, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहती हूं, क्योंकि जिस 48 घंटे की यहां पर लगातार बात कही जा रही है, उसमें यह हम देख चुके हैं कि स्ट्रैटेजी के तहत कैसे टारगेट अटैक्स हुए हैं, उसमें हम ये देख चुके हैं कि हमास के नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया गया है। लेकिन क्या सुरंगों तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं? क्या सुरंगों में घुसकर सप्लाई चेन को तोड़ना संभव है? बिल्कुल, देखिए, सुरंग एक बड़ी पहेली बनकर सामने आया है आईडीएफ के। यहाँ तक कि आईडीएफ ने कतर हॉस्पिटल के सामने जिस जगह को सुरंग बताया था, बाद में वो फ्यूल टैंक निकल गया। तो निश्चित तौर पर अभी फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती आईडीएफ के लिए यही है कि कैसे वो उन सुरंगों का खात्मा करे। वो कर भी रहे हैं, वो लगातार हवाई हमले के जरिए हो या फिर आर्टिलरी फायर के जरिए हो, उन तमाम जगह को ध्वस्त कर रहे हैं जहां से कि सुरंग इन या आउट या एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। लेकिन इसके बावजूद जो टनल वॉरफेयर शुरू पहले जिस तरह से गाजा सिटी में उसकी मौजूदगी है, इस तरह से आईडीएफ ने सब जगह घेर रखा है। लेकिन इस बीच में आईडीएफ ने यह भी एक वीडियो रिलीज करके बताया कि सिविलियन भी नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका उन्होंने एक ड्रोन वीडियो भी दिखाया है। तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होती जा रही है गाजा सिटी में, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे बेहद निर्णायक होंगे इस मायने में गाजा सिटी में कि क्या गाजा सिटी में की डिप्लॉयमेंट की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूं आपके पीछे की तस्वीरें देखने के लिए मनीष, क्योंकि मैं आपकी लोकेशन भी यहां पर जानना चाहती हूं, और ये देखना भी जरूरी है कि इस वक्त के वहां पर ग्राउंड हालात क्या हैं। बिल्कुल अमित, आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। देखिए, अभी आपने सेदोरोत का जिक्र किया, गाजा बॉर्डर पर सबसे करीब का जगह है सेदोरोत, और हम इस वक्त सेदोरोत में मौजूद हैं। मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा है वो गाजा बॉर्डर का है। तो इस वक्त जो सेदोरोत में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ज़मीन बेहद समतल सी कर दी गई है, यही हालत उस पार यानी कि गाजा बॉर्डर के उस पार नॉर्थ गाजा के अमूमन ज़्यादातर इलाके हो चुके हैं। एक के बाद एक तमाम
बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त होती गई है, एक के बाद एक तमाम वो इलाके जहां पर कि हमास के ठिकाने बताए जा रहे थे वो सभी कॉम्प्लेक्स को खत्म किया जा रहा है। आईडीएफ ने दावा किया कि कल 450 इलाकों को टारगेट किया, 450 ठिकानों को टारगेट किया गया है, जिसमें हमास का एक मिलिट्री कंपाउंड भी था, बड़ा सा कंपाउंड था। तो सोचिए कि एक बड़ा सा कंपाउंड, बहुत सारी इमारतें, और अचानक वो वैसे ही दिखे जैसे आप मेरे पीछे समतल जमीन देख रहे हैं। तो यही हालत अभी है उत्तरी गाजा में। फ्रंट लाइन से ये जो सीधी तस्वीरें मनीष आपने दिखाई हैं, इस बीच बता दूं विपिन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और विपिन, मैं जानती हूं आपकी डिप्लॉयमेंट यहां भी आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि गाजा सीमा के नजदीक आप उस एरिया की तरफ रुक कर चुके थे जहां से फेंसिंग को तोड़ते हुए ये हमास के लड़ाके दाखिल हुए थे। वहां की लाइव तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए, हम उस एरिया में थे, लेकिन उसी समय आर्मी का व्हीकल आया और ये बताया कि ये आर्मी जोन है, हम आपको यहाँ शूट नहीं करने देंगे, इसलिए हमें थोड़ा आगे भेज दिया गया। अब आप इस बोर्ड को देखिए, इस बोर्ड में सेड्रोट और अश्कलोन, ये दोनों कितने इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं ये आप जानते हैं, और इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है। महज गाजा बॉर्डर से मैं 3 किलोमीटर की दूरी पर हूं, अश्कलोन से आगे हूं और सेड्रोट के बीच में हूं। यहीं पर वो जगह है जहां पर फेंसिंग को तोड़ा गया था, जहां से हमास के लड़ाके अंदर आए थे। फिलहाल इस एरिया को कॉर्डन ऑफ तो किया गया है, अब बेहद सुरक्षित है, लेकिन यहीं से अब सेनाएं अंदर दाखिल हो चुकी हैं और यह दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी के अंदर लगभग 15 किलोमीटर के अंदर तक दाखिल हो गई है और ग्राउंड ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमास के लड़ाकों को मारते जा रहे हैं, सुरंगों को खाली कराया जा रहा है और सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। और इस बीच में ऑपरेशन में जो कुछ भी आ रहा है वो सब कुछ निस्तेनाबूद करते जा रही है इस वक्त आईडीएफ। फिलहाल जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है और अंदर आगे बढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि गाजा पट्टी के अंदर अगर हमें आर्मी ले जा सके और दिखा सके कि क्या क्या वहां पर हमास के लड़ाकों ने तैयार कर रखा था, कैसे उस जगह को खाली कराया गया। बफर जोन है और मिलिट्री जोन घोषित किया जा चुका है। विपिन, हमास का टॉप कमांडर जमाल मूसा मारा गया है। आपको बता दें हमास के फील्ड कमांडर भी मार गिराए गए हैं। आईडीएफ का हमास की इस चौकी पर कब्जा और जिस तरीके से इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन के बाद की गई गिरफ्तारी। और अब आज एक और सबसे बड़ी खबर, जहां हमास के फील्ड कमांडर को ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। आईडीएफ का हमास की चौकी पर जिस वक्त कब्जा हुआ उसके बाद की ये तस्वीर भी आपके सामने है, लेकिन हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा का मारा जाना और फील्ड कमांडर को ढेर करने को लेकर ये जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है उसकी इंफॉर्मेशन भी अब आपके सामने, क्योंकि जमाल मूसा आपको बता दें 1993 से एक्टिव बताया जा रहा है। हमास की फील्ड कमान को वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, संभाल रहा था, कैसे इस ऑपरेशन को उसने अंजाम दिया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि ऑपरेशन में उसने शिन बेट की मदद ली। शिन बेट ने ही जमाल मूसा की ग्राउंड लोकेशंस को लोकेट करने की, उसका पता लगाने की काम किया और इजरायली लड़ाकू विमानों ने 450 ठिकानों पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है, इन हमलों में जमाल मूसा भी अब ढेर कर दिया गया है। हालांकि हमलों में हमास की सुरंगें, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स भी तबाह करने को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं और निगरानी चौकियां, प्रशिक्षण शिविर के साथ साथ जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष, मैं आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि हमास के खात्मे के साथ साथ जिन इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर इनके की ऑपरेटिव्स थे उनको लगातार टारगेट करते हुए अटैक किया गया है। ऐसे में आईडीएफ तो बड़े दावे कर रहा है कि उसने न सिर्फ उन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को तहस नहस कर दिया है, बल्कि उन लोगों को भी मार गिराया है जिन्होंने बड़ी भूमिका इस अटैक में निभाई है। बिल्कुल, देखिए दावे तो दोनों तरफ से हो रहे हैं। अभी अभी हमास की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि नॉर्थ गाजा में जो अल साती कैंप है, तो साती कैंप के पास 4 आईडीएफ की गाड़ियों को उन्होंने निशाना बनाया है, तो जिसमें काफ़ी कैजुअलिटी हो सकती है, ऐसा उनका दावा है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ की तरफ से रात में जो कार्रवाई की गई थी, जब 450 ठिकानों पर टारगेट किया गया था, तो उसमें मूसा जमाल, एक बड़ा नाम हमास का कमांडर, जिसे मारा गया है। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद कुछ और जो बटालियन कमांडर थे उसको मारा गया। तो देखिए हमास की तरफ से सैकड़ों की संख्या में लड़ाके मारे गए हैं, दर्जनों जो टॉप लेवल के हमास के कमांडर मारे जा चुके हैं। आईडीएफ का टारगेट ये है कि वो शनिवार तक पहुँचे या शनिवार को वो खत्म करे, और उसके लिए लगातार ऑपरेशन चल भी रहा है। दोनों के तरफ से ऑपरेशन के बीच में सबसे बड़ी बात यह है अभी फिलहाल निकलकर कि अगले 2-3 दिन में दोनों के बीच में आमने सामने की लड़ाई होने की ज़्यादा उम्मीद है। हालांकि अभी हमास की तैयारी गुरिल्ला वॉरफेयर की है, गुरिल्ला वॉरफेयर के तहत वो लगातार आईडीएफ को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले अगले 48 घंटे के अंदर हम देखेंगे कि आप आईडीएफ और हमास के बीच में बहुत सारी जगह पर
आमने सामने की लड़ाई होगी और वो बेहद निर्णायक होगी। बिल्कुल आपने सही कहा और हकीकत भी यही है कि किस तरीके से गाजा पर इजराइल हवाई हमलों को अंजाम दे रहा है। इस हालात को देखते हुए आगे भी आपसे चर्चा करूं उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर जिस तरीके से लगातार बॉम्ब बरसा रही है, आईडीएफ गाजा पर अब तक जितने बॉम्ब बरसा चुकी है उतने द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर भी नहीं गिरे थे। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां गाजा पर आईडीएफ ने गिराए 25,000 टन से ज्यादा बॉम्ब और द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब के 1.5 गुना के ये बराबर माने जा रहे हैं। इस खबर को जरा समझिए और इस हालात को देखते हुए जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, अंदाजा लगाइए कि आखिर आज युद्ध के इस हालात की चर्चा हम हिरोशिमा के अटैक से क्यों कर रहे हैं। शैलेंद्र सर, मैं चाहूंगी इस इंफॉर्मेशन के बाद आप मुझे ज्वाइन करें और हमारे दर्शकों को समझाएं कि आखिर ये कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है समझना कि कैसे हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब की शक्ति जो 15,000 टन के बराबर थी, इजरायली हमलों से गाजा में इसी स्तर पर भारी तबाही को लेकर खबर है, क्योंकि इजराइल की सेना गाजा पर 25,000 टन से ज्यादा बॉम्ब गिरा चुकी है। जापान के हिरोशिमा पर गिरे बॉम्ब के 1.5 गुना के बराबर हैं ये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया था उसकी विस्फोटक शक्ति 15,000 टन के बराबर थी। इसीलिए ये ग्राफिकली इंफॉर्मेशन भी आपके सामने, जहां देखिए 7 अक्टूबर से गाजा पर आईडीएफ ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, आईडीएफ गाजा पर लगातार बॉम्ब बरसा रहा है। 7 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच आईडीएफ गाजा पर 25,000 टन विनाशकारी शक्ति का बॉम्ब बरसा चुकी है। आंकड़े इस लिहाज से भी बहुत अहम है, जहां गाजा का क्षेत्रफल देखिए 360 वर्ग किलोमीटर का है, जबकि हिरोशिमा का क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर का। यानी हिरोशिमा के मुकाबले गाजा का यह क्षेत्रफल कम जरूर है, लेकिन गाजा पर गिराए गए विनाशकारी बमों की शक्ति 1.5 गुना से ज्यादा है। और यही इस तबाही की वो हकीकत है, जहां विनाशकारी शक्ति की जब मैं बात करती हूं तो इजराइल गाजा पर अब तक 10,000 से ज्यादा बॉम्ब गिरा चुका है। बमों की शक्ति की बात कर रहे हैं तो करीब 25,000 टन के ये करीब है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जो बॉम्ब गिराया था उसकी शक्ति 15,000 टन के बराबर थी। और तबाही की बात करते हैं तो इजरायली हमले में 40% गाजा पूरी तरह तबाह हो चुका है, जबकि हिरोशिमा का 8 वर्ग किलोमीटर का इलाका पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। और गाजा का जो क्षेत्रफल है वो करीब 360 किलोमीटर का है, जबकि हिरोशिमा 900 वर्ग किलोमीटर का शहर था। 9,500 लोगों की मौत का दावा किया जाता है, जबकि हम वाकिफ है कि किस तरीके से 1.5 लाख लोगों ने हिरोशिमा में जान गंवाई थी। और अभी तक 10,000 बॉम्ब गाजा में गिराए जा चुके हैं, जबकि शैलेंद्र सर, न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा पर। देखिए, दोनों बातों का सवाल का जवाब एक्चुअली आपने खुद ही दे दिया है। मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है। ये अटैक आपने ही बोला है, अभी 7 तारीख से आगे की बात कर रहे हैं। 6 तारीख को क्यों नहीं था ये 25,000? 7 तारीख को क्यों नहीं था? समझने वाली बात ये है। ज़्यादा बड़ी बात ये है भाई, 7 तारीख को आपने इजराइल के साथ क्या किया वो आपकी काबिलियत थी। 8 तारीख से लेके आज तक इजराइल की क्या काबिलियत है वो आपको दिखा रहा है। जहाँ तक बात आ रही है फ़र्क इन कैजुअल्टीज़ या जो 15,000 वर्सेस 25,000, देखिए वो 15,000 उन 2 बम की काबिलियत थी जो वहाँ पर इकट्ठे गिराए। और उसमें सबसे बड़ा घाटा यह है कि उसका रिपल इफेक्ट के डेड एरिया, डेड जोन, उसके बाद डेंजर जोन, उसके बाद अफेक्टेड जोन, ये सारा मिलाने की वजह से आप देखते हैं कि कैजुअल्टी अपने आप में उतनी नहीं, वहाँ ज़्यादा होती है, जबकि 25,000 टन में कम इसलिए होती है। आपका एक बॉम्ब अगर एयर से छोड़ा है 500 पाउंडर, 1000 पाउंडर, जो भी 500 एवरेज लगाए तो वो एक लिमिटेड जगह के लिए है। इसलिए आप देखते हैं कि डैमेज जो है स्टैगर हो रहा है। वो आप बम का वजन आप ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन आपका जो डैमेज है वो एक बम का जितना होगा। अगर उसकी कैपेसिटी 250 ग्राम है तो आधा किलो वाला ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ऑफर क्या कर रहा है, अपना इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब दे रहा है ना, लेकिन उनके बीच में डिस्प्यूट क्या है? वो बोलता है मेरे पास है ही 10 ग्राम का, मैं वही वाला दे पाऊंगा। ये लोग बोलते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें तो बड़ा वाला चाहिए। तो इसी तरह से जब आप कोई भी चीज़ कैलकुलेट करेंगे, क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे, आज आप देखते हैं गाजा वर्सेस जो आप जापान से कंपेयर कर रहे हैं,
पर किलोमीटर व्हाट वाज द पॉपुलेशन। Exactly. आप साउथ और नॉर्थ में कंपेयर कर लो। Exactly. नॉर्थ में इट इज 3 to 5,000 पर स्क्वायर किलोमीटर, Understood. साउथ में इट इज 9 to 10,000। जी। तो कैजुअलिटी साउथ में अगर ये वाला 250 ग्राम वाला बम गिरेगा वो ज्यादा होगी। बिल्कुल सही कह ज्यादा रहे हैं। लोग- और आज की एक और बड़ी खबर, जहां इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है और रात में 2 बार ड्रोन से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, इजरायल का साथ देने पर अमेरिका के खिलाफ गुस्से की ये कार्रवाई मानी जा रही है। हालांकि अमेरिकी बेस को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, हमलों के बारे में डिटेल अभी तक जो सामने आई है उसके मायने भी क्या है, इस पर संजय सोई सर मैं आपसे बातचीत करूंगी। लेकिन उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए वो इंपॉर्टेंट लोकेशंस आपको बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। क्योंकि 2 जगहों पर हमले के में इंपॉर्टेंट यह है कि इराक के इरबिल आइन अल असद बेस को टारगेट किया गया है, वहीं सीरिया के अल ताल्फ बेस पर हमले को लेकर आज ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि हमला किस तरीके से हुआ, ड्रोन से अमेरिकी बेस को टारगेट किए जाने को लेकर खबर आई है और हमला रात में हुआ। कब हुआ ये हमला, उस बारे में डिटेल, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री के इराक विजिट के दौरान जिस तरीके से इस हमले को अंजाम दिया गया है, अमेरिका को क्या ये साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? संजय सोई सर। बिल्कुल, आप देखिए कि इस समय में सीरिया में सरकार है रशिया और ईरान समर्थित अल बशद की, इराक में सरकार है अमेरिका से समर्थित। तो लेकिन वहाँ पर भी मिलिशिया ग्रुप है और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप है। जो सीरिया में सरकार समर्थित मिलिशिया ग्रुप आए दिन अमेरिका की बेसिस पर हमला करते रहते हैं। पहली बार नहीं है, पिछले 1 महीने में 3 बार हमले हो चुके हैं इस तरह के। एक बार तो काफ़ी अमेरिकी सैनिक 20 के लगभग घायल भी हुए थे और अमेरिका ने इसका भरपूर जवाब दिया। लेकिन अमेरिका भी इसको इससे आगे नहीं ले जा रहा है क्योंकि युद्ध को शायद अभी और ज़्यादा फैलने से रोक रहा है। दूसरा बात, जो इराक में गए हैं ब्लिंकेन, उनका ये उद्देश्य ये भी था कि उनको एक तरह से सपोर्ट की बात करनी कि हाँ हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत कीजिए। और क्योंकि लोकल अपराइजिंग सभी स्टेट्स में बढ़ती जा रही है, चाहे वो टर्की हो, मिडिल ईस्ट के देश हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, तो काफ़ी जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो काफ़ी सड़कों पर उतर के आ गए और गाज़ा पर हुए हमलों का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक खतरा हो जाता है कि कहीं बहुत ज़्यादा ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, उसको समय से पहले किस प्रकार से रोका जाए। और जो वहाँ पर उनकी सरकारें, अमेरिका समर्थित सरकारें हैं, उनको एक भरोसा दिया जाए कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके सपोर्ट हैं, किसी प्रकार की मदद आपको चाहिए तो हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ये भी एक कारण है कि इसको और ज़्यादा फैलाया ना जाए। और कहीं ना कहीं एक ईरान को भी चेतावनी है कि बार बार जो विजिट हो रही है, इसके बाद वो तुर्की गए हैं तो तुर्की को भी शायद वहाँ एक तरह से वार्निंग दे रहे होंगे इनडायरेक्टली कि आप बहुत ज़्यादा कूदिए मत, आप नेटो के मेंबर हैं और उधर से साथ ही इस प्रकार से शांत रही, क्योंकि तुर्की के अंदर भी जो सर, और यही वजह है कि लगातार हो रही मुलाकात के बाद तस्वीरें भी सामने आ रही है। हालांकि आज एक और तस्वीर आपके सामने रखूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि हमास चीफ से पाकिस्तानी नेता की मुलाकात को लेकर अगली बड़ी खबर मेरे पास है। लेकिन उससे पहले विपिन, एक क्विक जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरीके से 48 घंटे को देखते हुए एक स्ट्रैटेजिकल मूव को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत आपने किस तरीके की मूवमेंट अभी तक वहां देखी है? देखिए, लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। बार बार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि इस इलाके को छोड़कर जो जोन घोषित किया गया है आप वहां मूव करिए। उसके बाद भी अगर लोग नहीं जा रहे हैं तो फिर इजरायली डिफेंस फोर्स हमला करने से पीछे नहीं हट रही है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले आपने देखा मॉस्क पर हमला किया गया, हॉस्पिटल पर हमला किया गया, स्कूल पर हमला किया गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक इनपुट है कि इनका सहारा लेकर हमास के कमांडर्स, हमास की फोर्सेस, हमास के लड़ाके इनका सहारा लेकर बड़ी तादाद में हथियारों के साथ इनको अपना ठिकाना बनाए हुए हैं और उनको हटाने के लिए इस तरह के हमले को फिलहाल आईडीएफ अंजाम दे रही है। चलिए, हालात को देखते हुए आगे भी विपिन आपसे अपडेट लूंगी। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस बीच एक तस्वीर देखना जरूरी है, क्योंकि हमास चीफ से पाकिस्तानी नेता की मुलाकात की ये तस्वीरें देखिए। अब कतर में हुई हानिया और फजलुर रहमान की मुलाकात को लेकर बड़ी खबर है, जहां इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की बात कही तो जा रही है, लेकिन इजरायल का साथ देने वालों पर क्या ये बरसने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि फजलुर रहमान पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जमात उलमा इस्लाम के चीफ हैं और फजलुर रहमान ने कतर जाकर हमास नेताओं से जो मुलाकात की है उसको लेकर शैलेंद्र सर आपसे बातचीत करूंगी। इस बीच पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक रहमान हमास के पूर्व चीफ खालिद मिशाल से यहां पर मिले हैं। हमास नेताओं से मुलाकात के बाद फजलुर रहमान की तरफ से कहा गया कि ये मुस्लिम देशों का कर्तव्य है कि वो इजरायल के अन्याय के खिलाफ एकजुट हो। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करने के साथ साथ ये तस्वीर और उसको लेकर आ रही बड़ी खबर, जहां पाकिस्तान में इजरायल के खिलाफ गुस्सा
बढ़ेगा, ये बात कही जा रही है। और इसका मतलब क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के चरमपंथी जिस तरीके से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, ये मुलाकात बहुत मायने रखती है और आवाम का गुस्सा बढ़ा तो पाकिस्तान सरकार पर भी क्या अब दबाव बढ़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि पाकिस्तान इजराइल विरोधी मुहिम का हिस्सा बन सकता है। क्या ये मुलाकात इसी बात के शैलेंद्र सर संकेत दे रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका की भी इस मुलाकात पर नजर तो होगी पाकिस्तान को देखते हुए। भारत ने जब कहा कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, पिछले 30 साल में किसी को समझ नहीं आई, फिर भी आज हम जिम्मेदारी से इसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। वो कहाँ गया है? जहां वो अपने 2 भाइयों से मिलने गया है जो आतंकवादी हैं अपने आप में, और इसका कोई प्रूफ नहीं चाहिए। अगर हानिया अपने आप को बोलता है कि मैं उसका प्रेसिडेंट हूं, तो भाई साहब आप प्रेसिडेंट हो उस हमास के, मेरे तो हो नहीं। आपके साथ कौन मिलकर बैठ रहा है? पाकिस्तान का मंत्री बैठ रहा है। आप दोनों किस जगह पर मिल रहे हो? वो जगह कौन सी है? वो जगह है ईरान की। आप उसके साथ बैठ रहे हो। मेरे लिए ये एक बिल्कुल क्लियर केस है। यूनाइटेड नेशन, यूएस और सभी कंट्रीज, इंक्लूडिंग वो अच्छे मुस्लिम कंट्री जो मुसलमानियत का नाम बुरा नहीं करना चाहते, उसको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहते, कि अगर यही आप लोगों की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी है कि 3 आतंकी देश आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, इन्हें डिक्लेयर करने में क्या बुराई है? मैं तो कहता हूं इजराइल, आप पुतिन से सीख लीजिए, इंडिया से सीख लीजिए। डोंट वेट फॉर दिस वॉर, प्लीज डोंट वेट फॉर दिस वॉर, टेक दिस वॉर टू देयर ग्राउंड। आपका जड़ अगर ईरान है, मान लीजिए आज आपने पूरा इजराइल खाली कर दिया, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये अभी भी आपके पीछे रहेंगे। आपने अगर गाजा पट्टी खाली करवा ली, हमास खाली करवा लिया, ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। ये लड़ाई रुकेगी जिस दिन जो सोच है, एक की सोच कि ये यहूदी इस जमीन पे ही नहीं होने चाहिए, इस हकीकत के बीच सर इजराइल ने अपनी सोच दुनिया के सामने रख दी है कि ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।